So we will start with, yesterday in the last class we have done heat engine, we have studied. In this class, just opposite to heat engine, we will study principle of a refrigerator, और प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर को ही हम बोलते हैं हीट पंप। ठीक है, अब देखिए बेटा, रेफ्रिजरेटर जो है वो एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर कूलिंग द थिंग्स। जो भी हम रेफ्रिजरेटर में चीजें रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि उनका टेम्परेचर डाउन रहे और वो चीजें कूल रहे, है ना। जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं फॉर द कूलिंग। तो रेफ्रिजरेटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो भी चीज आप उस पर रखते हो उसके टेम्परेचर को वो डाउन करके रखता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हीट पंप भी बोलते हैं। अब आपके पास जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, ये यही सब काम करते हैं। तो इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, जैसे कल हमने हीट इंजन किया था, हीट इंजन के अंदर हमारे पास 3 मेन पार्ट्स थे। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा, इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की या हीट पंप की। तो इन द सेम वे जैसे हमने फर्स्ट जो कंपोनेंट लिखा था हीट इंजन का, वो हमारे पास सोर्स था। सेकेंड कंपोनेंट वी हैड सिंक, एंड थर्ड यहाँ पे था हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे भी थर्ड क्या रहेगा, वर्किंग सब्सटेंस। तो ये तीनों पार्ट्स हमारे पास रहेंगे, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। तो जैसे हीट इंजन में हमने स्टडी किया था, सेम चीजें हमारे पास यहाँ पे रहेंगी। हीट पंप के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हम सोर्स की बात करेंगे, सिंक की बात करेंगे और वर्किंग सब्सटेंस की बात करेंगे। तो बेटा सोर्स क्या है, सोर्स हमने कल बात की थी कि जो भी सोर्स होगा उसमें से हीट ड्रॉ होगी, ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे भी जो हम सोर्स लेंगे वो एक हॉट रिजर्वॉयर लेंगे जिसका टेम्परेचर हम मानते हैं कितना होगा, T1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स है वो एक हीट का रिजर्वोयर है। ठीक है, पर मेनली वो जो हीट होगी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सोर्स विल एक्ट एज ए हॉट रिजर्वोयर जिसका टेम्परेचर कितना है, T1 टेम्परेचर है। सिंक, यहाँ पे सिंक हमने वहां पे भी क्या लिया था, टेम्परेचर इसका क्या लिया था, सिंक को कोल्ड रिजर्वोयर बोला था, कोल्ड रिजर्वोयर ऑफ हीट, और टेम्परेचर क्या रहेगा, लेस रहेगा, तो T2 हमने लिया था। वर्किंग सब्सटेंस, जैसे कल हमने हीट इंजन की बात की थी तो हीट को वर्किंग सब्सटेंस लिया था। लेकिन अगर आइडल रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के अंदर यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस हम लेंगे वो गैसियस फॉर्म में लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक गैसियस फॉर्म में या एक गैस हम ले रहे हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस। तो कैसे हमारा ये जो रेफ्रिजरेटर है, तो तीनों कंपोनेंट्स हो गए कि सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स जो है वो हॉट रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करेगा, सिंक कोल्ड रिजर्वॉयर की तरफ। हॉट है तो इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, और वर्किंग सब्सटेंस जो है वो गैसियस फॉर्म रहेगी आपके पास इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो वर्किंग रहेगा, तो डायग्राम कैसा रहेगा और क्या होगी इसकी वर्किंग, क्या सेम होगी हीट इंजन के, या हीट इंजन से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो डिफर करेंगे कुछ कहीं कहीं। तो आपने देखा होगा कल हमने क्या बात की थी कि आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है, ये हमारे पास क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो ये है कि आपने हीट इंजन देखा होगा, उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस था, यहाँ पे जो सोर्स था उसमें से हीट Q1 को एक्सट्रैक्ट कर रहा था और सिंक में हीट को रिजेक्ट कर रहा था। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे इसका, और यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस था वो Q1 में से Q2 हीट तो कहाँ चली गई थी, सिंक में, और Q1 में से Q2 को अगर माइनस कर दे तो वो अमाउंट ऑफ हीट किस में चेंज हो गई थी, वर्क डन में चेंज हो गई थी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई थी। ये तो हमने क्या स्टडी किया था, हमने हीट इंजन के अंदर स्टडी किया था। लेकिन हीट पंप में क्या होगा, यहाँ पे आपका वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको
रब कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ आपके पास होगा क्या, आपका सिंक। दिस इज सिंक। सिंक को हम बोल रहे हैं कोल्ड रिजर्वोयर और इसका टेम्परेचर है T2। लेकिन ये देखिए कोल्ड रिजर्वोयर है, इसका मतलब ये टेम्परेचर क्या होगा, लेस। इसके जस्ट ऑपोजिट में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, सोर्स लेंगे, और ये आपके पास होगा हॉट रिजर्वोयर और इसका टेम्परेचर होगा T1 जो कि क्या है, एक ज्यादा टेम्परेचर है। देन आपके पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर है जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं W। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें सोर्स से जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस था वो हीट को ले रहा था, और सिंक में उस हीट को, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के बाद कुछ हीट जो थी, जो बाकी बची हुई हीट थी, उसको सिंक में क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा सिंक क्या है। तो सिंक क्या है, सिंक वो कंटेंट है, वो सब्सटेंसेस है, वो थिंग्स हैं जो इनसाइड द फ्रिज हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कोल्ड रिजर्वोयर। तो फ्रिज के अंदर जो भी कंटेंट आपने रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए, वेजिटेबल्स रखी हुई है, उनको हम क्या कह रहे हैं, सिंक बोल रहे हैं। वर्किंग सब्सटेंस आपको पता है जो गैसियस फॉर्म में आपके पास जो वर्क करने के लिए या हीट को सिंक से विड्रॉ करके यहाँ पे सोर्स में रिजेक्ट कर रहा है, वो सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस कह रहे हैं। तो सिंक इज ऑल द कंटेंट्स, all the fruits, vegetables, all the things which you have put up in your fridge to be remain as cool, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सिंक। अब सराउंडिंग क्या है फिर, या सोर्स क्या है, सोर्स है सराउंडिंग का टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर, उसको हम क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होगा वो हीट कहाँ से लेगा। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने यही स्टडी किया था, या फिर यहाँ पे आप क्या स्टडी कर रहे थे कि हीट का फ्लो हो रहा था। जो वर्किंग सब्सटेंस था वो हॉट रिजर्वोयर से हीट को ले रहा था, उस हीट को, उस हीट का कुछ अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था, या ये समझिए कि वर्क डन में चेंज हो गया था। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ दिस हीट वो किसमें रिजेक्ट कर दिया था, सिंक के अंदर, और सिंक का टेम्परेचर क्या था, कम। लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो प्रोसेस है दैट इज जस्ट रिवर्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है। क्या हो रहा है, सिंक से हमारा वर्किंग सब्सटेंस अमाउंट ऑफ हीट लेगा, कौन सा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट। देखिए पहले सिंक में Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की जा रही थी, ठीक है, किसमें, हीट इंजन में। कंपेयर करके करेंगे तो इजीली रिमेंबर कर पाओगे। बेटा प्रेजेंट लगा दीजिए। In the heat engine, Q2 amount of heat was rejected into the sink, which was at a low temperature. But here, Q2 amount of heat, instead of rejecting working substance, is absorbing Q2 amount of heat from the substance, so from the sink. और इस हीट को वो किसमें चेंज, किसमें रिजेक्ट कर रहा है, सोर्स के अंदर। तो सोर्स के अंदर जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है, Q1। क्योंकि यहाँ पे भी हमने Q1 ली थी, तो सो दैट डाटा आपको चेंज ना हो, मिक्स ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट वाज टेकन और एब्जॉर्ब्ड, लेकिन यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं, सोर्स के अंदर रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमने तो यही पढ़ा है कि जो हीट है उसका फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, है ना। क्या रिवर्स में आपने ऐसा प्रोसेस देखा है कि कोल्ड बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रही हो किसको, हॉट बॉडी को। यहाँ पे यही हो रहा है भाई, सिंक से हम हीट ले रहे हैं, मतलब जो भी चीजें आप, सपोज आपने फ्रिज के अंदर मिल्क रखा है, उसका टेम्परेचर, उसमें जो भी हीट है उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, वहां से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वर्किंग सब्सटेंस को, सो दैट वो कूल रह सके। और जो भी हीट वहां से एब्जॉर्ब की, उसको एनवायरनमेंट के अंदर, सराउंडिंग के अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, पाइप्स के थ्रू रिजेक्ट कर रहा है, यही है। तो सिंक में से हीट ले रहे हैं
और सोर्स में हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। लेकिन सिंक लोअर टेम्परेचर पे है, जैसे यहाँ पे था, सोर्स यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर पे है। द ओनली डिफरेंस इज heat is taken from by the working substance from the sink and is rejected into the hot reservoir, just opposite to heat engine। लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये है बेटा कि आपने ये जो किया था हीट इंजन, उसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं लगाई है। इलेक्ट्रिक मोटर बोलो इसको, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जो हीट का फ्लो करा सके, कहां से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। क्लियर है? तो हीट हमेशा हमने यही देखा है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। बट इन ऑर्डर टू मेक द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, some external agency, here the external agency is electric motor which is doing some work, or you can say which is giving some electrical energy so that heat can transfer from Q2 to Q1। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है बेटा? प्रोसेस समझ आ गया? हीट इंजन का, सॉरी इसका हीट पंप का या रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस क्लियर है? क्या चीजें चेंज हो रही हैं, कहाँ से हीट ली जा रही है, कहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, ये चीजें क्लियर है? तो हम आगे चले। क्लियर है? मूव ऑन करें। ओके, यहाँ पे अब हमें ये समझना है, ये देखिए दोनों के बीच में कंपैरिजन था, कंपैरिजन करके मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब समझते हैं कि यहाँ पे हीट इज वर्क इज डन बाय द गैस और ऑन द सिस्टम। ये सब चीजें समझनी होंगी आपको। तो देखिए Q2 क्या है? Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सिंक। सिंक में से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आपका वर्किंग सब्सटेंस, वो क्या है? Q2 अमाउंट ऑफ हीट है ना? ओके, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या है? जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई है किसके अंदर? सोर्स के अंदर, या अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इनटू द सोर्स। अब यहां से जो हम नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे वो कितना होगा? वो होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, या फिर ये समझिए यहाँ पे dq अमाउंट ऑफ हीट वो है जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई थी। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया था, उसमें से Q1 को क्या कर दिया, इस सोर्स में रिजेक्ट कर दिया, ऐसे ही dq निकालेंगे। तो यहां से आपके पास जो वर्क डन होगा, दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो यहां से आपके पास dw है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि जो वर्क डन आएगा हमारे पास वो कैसा आएगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर है? एक मिनट बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं, ओके बेटा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से समझ आ गया वर्क डन जो है वो नेगेटिव क्यों होगा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि वर्क डन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, इसका टेम्परेचर क्या है? ये कम टेम्परेचर पे थी। ठीक है, Q1 जो है, Q1 का टेम्परेचर यहाँ पे जहां जा रही है उसका सोर्स का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। तो वैसे भी हमारे पास ये नेगेटिव ही होना है, और वैसे भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देयरफॉर जो W है, dW है, वो हमारे पास साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? माइनस आएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब ये क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये तो हो जाएगा जीरो। dq को हम क्या लिख सकते हैं? dq को हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, और यहाँ पे जो dw है उसको हम क्या लिखेंगे? माइनस w। अब माइनस w अगर हम लेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे यहाँ से,
तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बनेगा Q1 माइनस Q2। कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज आगे मूव ऑन करें। क्लियर? चले? ओके। अब देखिए हमारे पास W भी आ गया है, तो मतलब ये आपके पास क्या है, वर्क डन है ऑन द सिस्टम। अब यहां से हमें दो तीन चीजें और निकालनी है, वो क्या है, थर्मल सॉरी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकालेंगे, वो डिनोट करेंगे, जैसे हमने कहां पे कल थर्मल एफिशिएंसी निकाली थी ना हीट इंजन की, उसको थर्मल एफिशिएंसी को डिनोट किया था आपने ईटा से। इन द सेम वे यहां पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम डिनोट करेंगे बीटा से। और ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल। तो हम जो सिंक से हीट ले रहे हैं वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट उस सिंक से या रेफ्रिजरेटर से हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, सो दैट जो भी हीट वहां पे प्रेजेंट हो उसको रिमूव करके जो फ्रिज के अंदर का सिंक के टेम्परेचर को हम क्या कर सके, कूल डाउन कर सके। तो हर साइकिल में हम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सिंक, Q2 अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो जो रेशो है किसका, ये रेशो होगा जितनी भी आप एक साइकिल के अंदर हीट रिमूव कर रहे हो फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर टू द एनर्जी स्पेंट पर साइकिल। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्पेंट होगी वो इसी W के इक्वल होगी, तो वो कितनी है, Q1 माइनस Q2। देखिए एनर्जी स्पेंट का मतलब ये है, हम जानते हैं कि हीट जो है वो अपने आप कोल्ड से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो, मतलब जहां पे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट अपने आप फ्लो नहीं करेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल एजेंसी इलेक्ट्रिक पंप हमने इलेक्ट्रिक मोटर जो हमने लगाई थी वही यहाँ पे क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करेगी हीट को Q2 से Q1 या सिंक से सोर्स की तरफ ट्रांसफर होने के लिए। तो वर्क डन हमने निकाल लिया है, दिस वर्क डन इज Q1 माइनस Q2।
Sorry to interrupt you, beta. Actually, there was an urgent call, so I was on call. So sorry to disturb. देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी, जो बीटा था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो हमारे जो हमने अभी रेफ्रिजरेटर किया उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे, और वो किसका रेशो होगा, वो रेशो होगा जो हीट पर साइकिल में रिमूव कर रहा है हमारा वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सिंक, तो वो Q2 था, डिवाइडेड बाय जो अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी जो देनी पड़ी है, ठीक है, जो हमने पंप एक्सटर्नल एजेंसी जो मोटर हमने लगाई है वो जो एनर्जी दे रही है उसको हम W लिखेंगे, और हमें पता है W हमने निकाल लिया है कितना है, Q1 माइनस Q2 है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से अगर मैं ये कर दूं कि इसको भी मैं Q1 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी मैं Q1 से डिवाइड कर दे, तो क्या बनेगा, Q2 बाय Q1 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1। देखिए वॉइस सबको ऑडिबल है ना। अब देखो यहाँ से Q2 बाय Q1 को Q2 बाय Q1 ही रखते हैं, अभी बाद में इसको रिप्लेस करेंगे, ये आपके पास 1 बन जाएगा, 1 माइनस ये भी बनेगा Q2 बाय Q1। अब एक चीज समझो बेटा, सिंक में से हमने हीट कितनी ली थी, Q2, उसका टेम्परेचर कितना था, T2, और हीट जो रिजेक्ट की थी वो सोर्स में की थी जहां पे जो हीट थी वो कितनी थी, Q1 हीट दे रहे थे और टेम्परेचर कितना था, Q1। तो जो हीट एक्सट्रैक्ट करने से और हीट उसमें रिजेक्ट करने से टेम्परेचर सोर्स का और सिंक का चेंज नहीं होगा, तो Q2 बाय Q1 को कैन आई रिप्लेस बाय T2 बाय T1, यस, रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Q2 बाय Q1 को रिप्लेस कर देंगे T2 बाय T1 से, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो चेंज होगी वो कैसे होगी, ये आपके पास बन जाएगा T2 बाय T1 और ये बन जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1। कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, T1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी जो इक्वेशन होगी वो ऐसे फॉर्म होगी, देखिए बीटा इज गिवन एज T2 अपॉन में T1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास होगा T1 माइनस T2 अपॉन में T1, T1 से T1 कैंसिल, एंड जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आएगा फॉर द रेफ्रिजरेटर ये आपके पास आएगा T2 अपॉन में T1 माइनस T2, दिस इज गिवन एज बीटा। कोई डाउट किसी को? नो, आगे मूव ऑन करें। ओके, ये तो हमने कोफिशिएंट निकाल लिया है। अब इसी को, ये मेनली आपके पास अगर हम ये देखें कि टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज बीटा, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, देखिए ये जब डिफरेंस है T2 माइनस T1 वो जस्ट रेसिप्रोकल, और वी कैन से बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, तो जितना कम होगा ये डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा परफॉर्मेंस का कोफिशिएंट बीटा। तो ये मिनिमम कब हो सकता है, ये मिनिमम जितना मिनिमम रहेगा उतना बीटा ठीक है, उतना ही बीटा की वैल्यू अच्छी होगी, लेकिन अगर ये दोनों क्या बन जाए, इक्वल बन जाए, तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा और समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ से ये आप देख लीजिए कि बीटा और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट रिलेशन होना चाहिए, ये जो डिफरेंस है वो जितना स्मॉल हो उतना ही हमारा जो बीटा है उस वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी हमारी किसकी, रेफ्रिजरेटर की। अब इसके बाद आपको पता है जो हमने एफिशिएंसी निकाली थी वो एफिशिएंसी लास्ट में कितनी आई थी, 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा आपके पास, अगर हम 1 माइनस ईटा अगर करें तो 1 माइनस ईटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा T2 माइनस T1, रख सकते हैं। देखिए इसको अगर मैं उधर ले लूं राइट हैंड साइड में और T2 बाई T1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं तो ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो हमने जो किया था, देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन लिखी थी बीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1 अपॉन में, ये हमारे पास था 1 माइनस T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ईटा, तो बीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस ईटा अपॉन में 1 माइनस, ये आपके पास 1 माइनस है ही, ये है ना, तो इसको हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, ईटा।
तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये था आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास रेफ्रिजरेटर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, कल इसको कंप्लीट कराना चाहती हूँ यूनिट को। बेटा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, फिर भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, तो इसका मतलब कुछ फिनोमिना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे रहे होंगे जो इनकंसिस्टेंट होंगे, और उनको अच्छे से डिफाइन किया होगा किसने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। तो वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द प्रिंसिपल विच डिसअलाउ, समझ गए होगे, which disallow certain phenomena consisted in first law of thermodynamics is known as second law of thermodynamics। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो प्रिंसिपल है जो कुछ फिनोमिनास जो कि कंसिस्टेड है, कंटेन्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उनको ये डिस अलाउ करता है। उस लॉ को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि we all know heat spontaneously flows from a hot body to the cold body, ये हमने देखा था हीट इंजन के अंदर, ठीक है। बट हीट डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। ये एक मतलब रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो हीट का फ्लो है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। दिस वाज टोल्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन दिस थिंग वाज कंसिस्टेड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। अब हम लोगों ने अभी रेफ्रिजरेटर के अंदर पढ़ा कि हीट जो है वो कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो करेगी, लेकिन हमें उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी या बाहर से कुछ ऐसा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट हीट जो है वो फ्लो करे कहां से, कोल्ड से हॉट की तरफ। लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली फ्लो नहीं करेगी अपने आप, बहुत फास्ट तरीके से हीट कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जाएगी। फर्स्ट थिंग तो ये, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट दी गई बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, और दो साइंटिस्ट थे, एक थे कैल्विन और दूसरे थे क्लोसियस। तो कैल्विन ने जो स्टेटमेंट दी वो आपको लर्न करनी है, और क्लोसियस ने जो स्टेटमेंट दी वो आपको लर्न करनी है। बस उसी में आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जो कैल्विन की स्टेटमेंट थी वो क्या थी, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल। देखिए जो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है वो स्टार्ट ही इम्पॉसिबल से हो रही है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है ये, लेकिन फिर भी ये प्रूव हुई है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट करता है, बेशक ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज वी आर राइटिंग इट इज इम्पॉसिबल, है ना। दोनों स्टेट में हम लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है, टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन उसकी एफिशिएंसी 100% हो। समझ गए, ये स्टेटमेंट दी थी कैल्विन ने कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%। अब एफिशिएंसी 100% होने का मतलब क्या है कि जितनी अमाउंट वो सोर्स से जितनी हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस कंप्लीट को किस में चेंज कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में, तभी उस इंजन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो सकती है, 100%। तो मतलब कैल्विन ने ये बताया कि इट इज इम्पॉसिबल to construct such a heat engine whose efficiency is 100%. That means whatever amount of heat the working substance is absorbing from the source, the same amount of heat cannot be converted into mechanical energy। मतलब सिंक जरूरी है, सिंक में कुछ ना कुछ हीट वहां पे क्या होगी, मतलब सिंक में कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगी। आपको पता है सोर्स का टेम्परेचर हमने क्या लिया था, T1, और सिंक का टेम्परेचर कितना लिया था, T2, और एफिशिएंसी क्या थी, 1 माइनस T2/T1। अगर सिंक ना हो तो क्या होगा, सपोज ये मान लेते हैं कि ये जो T1 और T2 दोनों का टेम्परेचर क्या बन जाए, इक्वल बन जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो ये भी 1 बन जाएगा, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 मतलब 0। तो
कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंजन हमारे पास नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, लेकिन आगे हम कार्नोट साइकिल के अंदर स्टडी करेंगे कि कार्नोट जो है एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इंजन के अंदर जो सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कार्नोट इंजन की है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, कल संडे है, कोई बात नहीं, आप लोग बोलोगे तो मैं संडे को क्लास लगा लूंगी, लेकिन कल स्कूल आना है ना, कल बच्चों का पेपर है कुछ, उसके लिए स्कूल में ड्यूटी लगी हुई है, तो मेरा तो कल भी कोई संडे नहीं है। अब देखिए, हमने बात कर ली कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय कैल्विन वो ये थी कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%, ये आपको याद रखना है। अब क्लोसियस ने भी सेकंड लॉ की एक स्टेटमेंट दी, और वो क्या थी? क्लोसियस की स्टेटमेंट क्या थी? उन्होंने भी इट इज इम्पॉसिबल बोला। इट इज इम्पॉसिबल, व्हाट इज इम्पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल to design a self-acting machine, to design a self-acting machine, ठीक है? किस लिए भाई? सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय, अभी समझा रही हूं एक एक वर्ड का मतलब, एनी एक्सटर्नल एजेंसी which would transfer heat from cold body to the hot body। समझ गए होगे आप शायद, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में अभी हमने किया। क्लोसियस ने क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, मतलब ऐसी मशीन डिजाइन करना इम्पॉसिबल है जो कि सेल्फ एक्टिंग हो। ठीक है? सेल्फ एक्टिंग का मतलब उसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं हो। सेल्फ एक्टिंग अनएडेड मतलब without helped by any external agency which would transfer the heat from cold body to hot body। मतलब यहाँ पे सिंक हमने अभी देखा था रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो क्या था? कोल्ड बॉडी थी, कोल्ड रिजर्वोयर था। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस था, और यहाँ पे हमने सोर्स लगाया हुआ था जो हॉट बॉडी था। तो यहाँ से हीट को लेके यहाँ पे कोल्ड बॉडी को से हीट को एब्जॉर्ब करना और हॉट बॉडी में हीट को रिजेक्ट करना, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी। और अभी हमने यहाँ पे देखा था वो क्या थी? इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बगैर बेटा ये हीट का सिंक में से एब्जॉर्ब करना, मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप कोई मशीन ऐसी नहीं है जो कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे। पक्का वहां पे हमें किसकी जरूरत होगी? किसी ना किसी एक्सटर्नल बॉडी की जरूरत होगी जो वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करे, एनर्जी स्पेंड करे, सो दैट हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में क्या कर जाए? ट्रांसफर कर जाए। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट क्लोसियस की क्लियर है कि क्लोसियस ने क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, मतलब ऐसी एक मशीन डिजाइन करना जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प हीट को कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे। सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ second law of thermodynamics given by the scientist Clausius, so that is known as Clausius statement। फर्स्ट में क्या बोला था कि ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100%। लेकिन फिर भी हम देखेंगे आगे कार्नोट इंजन हम स्टडी करेंगे जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 100% तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम होगी उसकी। अब हमें फटाफट एक लास्ट टॉपिक हमें आज का करना है, दैट इज नोन एज कार्नोट साइकिल। देखिए, हम तीन चीजें स्टडी करेंगे। एक हम स्टडी करेंगे कार्नोट साइकिल, दूसरा हम स्टडी करेंगे कार्नोट थ्योरम। ठीक है? दो चीजें नहीं, तीन ही चीज, दो ही चीजें यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एक कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साइकिल के बेस्ड हम लास्ट में स्टडी करेंगे कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम, सॉरी इंजन नहीं, कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम हम कल मतलब मंडे को स्टडी करेंगे, और कार्नोट साइकिल हम आज स्टडी कर रहे हैं। अब कार्नोट साइकिल क्या होती है वो हमें देखना है। तो कार्नोट का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे सेडी कार्नोट। ठीक है? सेडी कार्नोट ने एक आइडियल साइकिल दी जिसके अंदर क्या था? हीट इंजन जो हमने स्टडी किया था
कि हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करता है। तो हीट इंजन का जो ऑपरेशन था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, और हम जानते हैं कि वो प्रोसेस कैसा था, साइक्लिक प्रोसेस था। और इसी साइकिल को उन्होंने क्या बोला, कार्नोट साइकिल। फिर से सुनिए, सेडी कार्नोट ने आइडियल इंजन, मतलब जो हीट इंजन जिसको हमने क्या बोला, आइडियल इंजन, मतलब जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, आइडियल इंजन हीट इंजन, ठीक है, उसके ऑपरेशन के लिए उसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन किया। एंड वी नो जो प्रोसेस होगा वो एक साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो वो जो साइकिल थी, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हुए, उस साइकिल को उन्होंने एक्सप्लेन किया, उस ऑपरेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंड दिस साइकिल केम टू बी नोन एज कार्नोट साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मशीन यूज की इस साइकिल या फिर इस आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हमने बोला आइडियल हीट इंजन, और इसी को हम बोल रहे हैं क्या, अब कंफ्यूज मत होना, कार्नोट इंजन। तो देखिए, कार्नोट साइकिल है, लेकिन हम यहाँ पे कौन से प्रोसेस को एक्सप्लेन, सॉरी कौन से डिवाइस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे किसको, कार्नोट इंजन को। बात समझ आई? कार्नोट इंजन वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इस ऑपरेशन को, इस आइडियल साइकिल को सेडी कार्नोट ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस के अंदर जो साइकिल बनी, जो एक लूप बना, उस लूप को उन्होंने क्या बोला, कार्नोट साइकिल बोला। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। तो अलग अलग साइकिल्स से मिलके एक ऑपरेशन कंप्लीट होता है। एंड दिस ऑपरेशन जो डिवाइस के लिए किया गया था, वो डिवाइस कौन सा था, कार्नोट इंजन था। ठीक है बेटा, अब कार्नोट वो साइंटिस्ट थे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको कार्नोट इंजन बोल रहे हैं। और कार्नोट ऐसी साइकिल जो कार्नोट इंजन के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करे, उस साइकिल को बोल रहे हैं कार्नोट साइकिल। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये आपके पास बेटा कैसे रहेगी आपकी साइकिल, देखिए यहाँ पे हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आप 2 स्टेप ध्यान से देख लोगे तो फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे कि समझ जाओगे आप। देखिए, ये आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस लिया, और यहाँ पे आपने वाई एक्सिस लिया। और आप जानते हो एक्स एक्सिस पे आप प्रेशर लेते हो, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हो, वॉल्यूम। और ये है ओरिजिन। ये किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। ठीक है, ए से आप बी पे गए, ये बी है, यहाँ पे वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है P2। ठीक है, अब यहाँ से आप सी पे जा रहे हो, यहाँ पे सी पे वॉल्यूम है V3, क्योंकि आप देख रहे हो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया है, प्रेशर रिड्यूस हो गया है फर्दर, तो ये है V3। यहाँ से वापस आ रहे हैं आप, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका देख रहे हो डिक्रीज हो गया है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा या एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, वो हमें देखना है। तो दिस इज V4 एंड दिस इज P4। ठीक है, और यहाँ से वापस से समझ गए इनिशियल स्टेज पे, तो ये पॉइंट ए, तो ये आपकी साइकिल ऐसे रहेगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे, और ये अब देखो फर्स्ट आपका जो कंस्ट्रक्शन है, आज शायद हो नहीं पाएगा, इसका जो कार्नोट साइकिल के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सबसे पहले, वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे सोर्स। ये तो मैंने साइकिल बना दी है, ये है आपके पास सोर्स, टेम्परेचर है T1, यहाँ पे है आपके पास इंसुलेटिंग पैड, अभी बताऊंगी एक एक वर्ड का मतलब। ये है आपके पास इंसुलेटिंग पैड,
एंड दिस इज सिंक। इसका टेम्परेचर है बेटा T2। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। ओके बेटा, ये था आपके पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक आइडियल गैस है। ये यहाँ पे हमने पिस्टन लगाया है इसके ऊपर, और आप देख रहे हो ये जो वॉल्स हैं, ये जो आइडियल गैस है, इसको हमने एक पिस्टन से क्या किया हुआ है, यहाँ पे पिस्टन से क्लोज किया हुआ है। ये आपके पास सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1 है। ये एक इंसुलेटिंग पैड है, ठीक है। और ये है आपके पास सिंक, इसका टेम्परेचर है T2। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट है, इसका टेम्परेचर T1 है। इसका जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर होगा। इसमें से जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करेगा, हीट को ड्रॉ करेगा। अब ये जो सोर्स है, सोर्स की जो थर्मल कैपेसिटी है वो कैसी है, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का लिया है। मतलब इसमें से आप जितनी भी हीट आप एक्सट्रैक्ट करते रहो, इसके टेम्परेचर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब यही है कि जो सोर्स है उसकी जो थर्मल कैपेसिटी है दैट इज इनफाइनाइट। मतलब आप बेशक इसमें से हीट को एब्जॉर्ब करते रहिए, आफ्टर बीइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इट्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। इसी तरीके से जो सिंक है, सिंक की भी जो हमने थर्मल कैपेसिटी ली है वो कैसी है, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, लोअर है। कहने का मतलब है आप इसमें कितनी भी हीट ऐड करते रहिए, इसका जो टेम्परेचर होगा वो लोअर ही रहेगा। तो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है लेकिन टेम्परेचर है लोअर, यहाँ पे इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है लेकिन टेम्परेचर है हायर। कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट करते रहो टेम्परेचर विल रिमेन सेम, कितनी भी हीट इसमें रिजेक्ट करते रहो टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे जो सिंक है उसको लोअर टेम्परेचर T2 पे हमने मेंटेन किया है। इसमें हमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो इसमें क्या करेगा, हीट को ऐड करेगा, और इसकी थर्मल कैपेसिटी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे एक परफेक्ट गैस, आप देख रहे हो ये आइडियल गैस, ये क्या कर रही है, वो एज ए वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे बिहेव करेगी। ये जो आइडियल गैस है इसको हमने एक सिलेंडर के अंदर नॉन कंडक्टिंग साइड्स, ये आप देख रहे हो ये जो साइड्स हैं दोनों ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग साइड्स है, सिलेंडर के अंदर एनक्लोज किया है। लेकिन इसका जो बेस है, ये देख रहे हो आइडियल गैस जो वर्किंग सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रही है, इसका जो बेस है बेटा वो इंसुलेटिंग बेस है, ठीक है। जब इसको सोर्स पे रखेंगे तो सोर्स से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जब इसको सिंक पे रखेंगे क्योंकि ये कंडक्टिंग होना चाहिए तभी ये यहाँ पे सिंक में क्या करेगी, हीट को रिजेक्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंडिंग पैड या फिर इंसुलेटिंग पैड हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमारा जो सिलेंडर है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब यहाँ से ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे ये तो आइसोलेटिंग सॉरी आपके पास क्या है, कंडक्टिंग बेस है, लेकिन ये जो पैड है वो कैसा है, इंसुलेटिंग पैड है। जब आपको इस सोर्स से ऊपर, सोर्स में से हीट को एब्जॉर्ब करा दोगे तो अपने इस सिस्टम को या वर्किंग सब्सटेंस को कहाँ पे रख दोगे, इंसुलेटिंग पैड पे, सो दैट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो बेस है, बेस में से हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है। तो हमने ये इंसुलेटिंग पैड रखा हुआ है, इसकी जो वॉल्स है वो कैसी है, इंसुलेटिंग है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम चार साइकिल्स को एक्सप्लेन, इस साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे चार स्टेप्स के अंदर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हो आप ए से बी की तरफ, यहाँ पे आपको पता है प्रेशर आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो और वॉल्यूम आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो।
तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज करने वाला है और प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करने वाला है। तो ये जो साइकिल रहेगी वो आपकी रहेगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये जो सेकंड है मतलब बी से सी तक हम जाएंगे, तो ये आपके पास ये भी आप देख रहे हो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये भी एक्सपेंशन है, लेकिन ये कैसा एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। फिर सी से डी की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपके पास कंप्रेशन की मतलब एक्सपेंशन नहीं है, क्या है, कंप्रेशन है, लेकिन कैसा एक्सप्रेशन, कैसा कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और ये आप देखोगे डी से ए की तरफ वापस जाओगे तो ये आपके पास क्या रहेगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम 4 से कहाँ पे डिक्रीज हो गया है, अगेन V1 तक पहुंच गया है। तो ये चार चीजें हमें क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस, जो इस इन आइडियल गैस आप देख रहे हो इस सिलेंडर के अंदर जो हमने एनक्लोज किया है, वो 1 ग्राम ऑफ मोल लिया है आइडियल गैस का, जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम कितना है, V1 है। इतने प्रेशर पे ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। वो जो इनिशियल कंडीशन है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे P और V अगर आप बनाना चाहें तो ये यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा और वॉल्यूम होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ये रहेगा, यहाँ पे बी पॉइंट पे वॉल्यूम ये देखिए, और सी पॉइंट पे वॉल्यूम ये अलग अलग वॉल्यूम रहेंगे। तो इनको अलग अलग पॉइंट से के एल एम एन से क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जो 4 प्रोसेसेस होंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल सॉरी ये एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये चारों के चारों प्रोसेस कैसे होंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होंगे। अब आपको मैं समझा देती हूँ कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए, क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस होने का मतलब, देखिए बेटा यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है चारों प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन, चारों ही प्रोसेस इतने स्लो होंगे कि ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। फिर से समझिए, क्वासीस्टेटिक प्रोसेस कौन से होते हैं, वो प्रोसेस जिसमें वो अपने यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज होंगे, देख रहे हो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन ये इतना स्लो चेंज है कि यहाँ पे ये प्रोसेस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज नहीं होने देंगे। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। मतलब ऑलमोस्ट स्टेटिक, मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रखेंगे, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम भी रहेगा, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस कहेंगे, कि आफ्टर बीइंग द वेरिएबल्स आर चेंजिंग बट स्टिल दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये आपके पास जो चारों प्रोसेसेस हैं वो कैसे प्रोसेसेस हैं, वो आपके पास क्वासी स्टेटिक प्रोसेसेस हैं। अब यहाँ पे हम इन चारों प्रोसेसेस को अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो होगा जिसमें हीट के एब्जॉर्प्शन के बाद सपोज Q1 अमाउंट ऑफ हीट, ये जो आइडियल गैस आप ले रहे हो या फिर वर्किंग सब्सटेंस है, वो आपका क्या करेगा, सोर्स में से एब्जॉर्ब करेगा, और उस हीट के एब्जॉर्प्शन के बाद अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट से होगा, और वो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, PdV होता है। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो ये V1 से V2, और हमने ये निकाला था कितना आया था, इसको चेंज किया था, तो ये आप अगर आपने निकाला हो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो उस केस में आया था RT1 log टू द बेस E V2 by V1। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे क्योंकि नहीं हो पाएगा आज, ये एक साइकिल है जो कम से कम 20-25 मिनट लेगी, सो आज नहीं हो पाएगी।